हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 4 सॉल्व करेंगे फॉर लॉ एंड मेडिसिन मुंबई यूनिवर्सिटी का ईयर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मैजिक रेमेडी अंडर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था। विल गो थ्रू इट अगेन। According to Section 2, subsection C of the Act, magic remedy includes a talisman, mantra, kavach, and any kind of charm allegedly possessing miraculous powers for diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of any disease in human beings or animals, or for affecting or influencing in any way the structure of any organic function of the body, of human beings or animals. अब बेसिकली मैजिक रेमेडी का मतलब क्या है? कोई भी तलिस्मान, मंत्र या कवच या किसी भी तरीके का चार्म जो पोजेस करता है, अलेजिडली पोजेस करता है मिराकुलस पावर्स, जिससे ट्रीटमेंट हो सके बीमारियों का, या बीमारी प्रिवेंट कर सके या डायग्नोस कर सके, या किसी बीमारी को ठीक करने की कोई इलाज हो, उसे मैजिक रेमेडी कहते हैं। What is the difference between ECG and EEG? So first, let's see ECG. इसे पहले EKG भी कहा जाता था. So let's see ECG. This is electrocardiogram record. Is a record of pre-diagnosis of heart functioning, leads on a paper as a graph. तो ECG का मतलब ये है कि आपने देखा भी होगा, वो जो लाइन होता है, वेवी लाइंस होता है, जो हार्ट फंक्शनिंग, बेसिकली हार्ट बीट्स रिकॉर्ड करता है। तो अगर उसके बीटिंग में कुछ इशू है या इम्प्रॉपर है या हार्ट बीट बहुत फास्ट है, कोई भी इश्यूज है, तो उस रिपोर्ट में सामने आ जाता है। उस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन मिलता है कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, और वो जो रिपोर्ट होती है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ के जैसे दिखती है, उसे ECG कहा जाता है। Second is EEG. Now EEG, that is electroencephalogram, is a test that detects electrical activity in your brain using small metal discs attached to your scalp and shows up as wavy lines on an EEG recording. तो ECG जो होता है वो हार्ट फंक्शनिंग चेक करने के लिए होता है कि हाउ इज़ द हार्ट फंक्शनिंग, वेदर देयर इज़ एनी इश्यूज, एनी इरेगुलरिटीज। और EEG जो होता है वो ब्रेन एक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। Question number 3. What is meant by patient's right of self-determination? Right to self-determination is a right of a patient to decide treatment. Patient can refuse a treatment or choose an alternative method. तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? पेशेंट्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर पेशेंट को कोई बीमारी है तो डॉक्टर पहले उसे इन्फॉर्म करेगा कि उसे क्या बीमारी है, उसे उसकी ट्रीटमेंट्स बताएगा, ट्रीटमेंट्स लेने पे उसके रिस्क और बेनिफिट्स बताएगा। तब पेशेंट के पास वो राइट होता है और डिसाइड करने का कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहता है। उसके पास ये भी राइट होता है कि वो कोई ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर सके, और उसके अलावा अगर कोई ऑल्टरनेट मेथड है, ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑल्टरनेट थेरेपी या ऑल्टरनेटिव मेथड है, उसे लेने का भी पेशेंट के पास राइट होता है। Question number 4. Define service under the Consumer Protection Act 1986. Section 2, subsection 1 of the Consumer Protection Act. Service means service of any description which is made available to potential users. तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, सर्विस मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स includes the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electricity or other energy. तो इसके बाद वाले जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना हमको, तो वो टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बेसिकली इन्फॉर्म किया गया। तो सेकेंड पॉइंट में इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज इन कनेक्शन विद बैंकिंग फैसिलिटीज, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी। फिर उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में है बोर्डिंग और लॉजिंग। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में है द परवेइंग ऑफ न्यूज़ और अदर इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स। तो ये सारे टाइप के सर्विसेज, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service। ये सारे सर्विसेज को, ये सारे जो प्रोविजंस मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है इन सारे सेक्टर्स में, उसे सर्विस कहते हैं, जो पोटेंशियल यूजर्स के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन किस चीज़ को सर्विस नहीं कहते हैं? अगर कोई भी सर्विस हो जो फ्री ऑफ चार्ज हो, जिसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो, उसे हम सर्विस की डिस्क्रिप्शन में नहीं लेके आ सकते अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और दूसरा एक और चीज़, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सर्विसेज में नहीं आता है। Let's go to question number 5. Now question number 5, what is meant by res ipsa loquitur? ये भी हमने पिछले वीडियो में किया है, so quickly we'll brush through it. It means a thing speaks for itself. For instance, doctor's negligent act speaks for itself. In such cases, the fact of the act causing harm is so clear that the negligence of the defendant is always presumed. It is also not possible to prove plaintiff is negligent. Hence, in such cases, plaintiff need not prove negligence of the defendant. Next question, question number 6. What is amniocentesis? Amniocentesis किसे कहते हैं? ये एक तरीके का टेस्ट होता है। तो let's read what is amniocentesis. Amniocentesis is a specialized test that involves taking samples of amniotic fluid from the womb and examining it in the laboratory to see whether the baby has any serious abnormalities. It's a diagnostic test. तो ये जो तरीके का टेस्ट होता है, ये एक स्पेशलाइज टेस्ट होता है, बहुत रेयर केसेस में किया जाता है। यूजुअली ये मतलब यूजुअली करते नहीं है इस टेस्ट को, लेकिन अगर कोई दूसरे सिम्टम्स दिखते हैं तो ये टेस्ट को रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर्स एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं फ्रॉम द वूम, उसको एग्जामिन करते हैं लेबोरेटरी में, चेक करने के लिए कि कोई सीरियस एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है उस बच्चे में, अनबॉर्न बेबी में। तो इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। Now let's go to question number 7. Mention any two duties of registered medical practitioners. Very important questions, ये भी पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, so let's brush through it. To attend to the patient as long as is required and not to withdraw services without giving sufficient notice. Second is duty to provide standard care. तो ये पिछले वाले वीडियो में भी ये कहा था मैंने। तो दिस वन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज कमांड न्यूक्लियस? कमांड न्यूक्लियस कहाँ किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली इनकम्प्लीट आंसर लिखा है, तो मैं एक टेक्स्ट डाल दूँगी विद इन द वीडियो बताने के लिए कि व्हाट इज कमांड न्यूक्लियस। तो कमांड न्यूक्लियस मीन्स अ सेंट्रल कमांड, and this central command is for mobilizing equipments for disaster prevention and disaster remedies. तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है जिसमें इंक्लूड होता है टू मेक एंड फॉर्मुलेट कमांड न्यूक्लियस। कमांड न्यूक्लियस में बेसिकली इट्स सेंट्रल कमांड, वो सेंट्रल कमांड होता है जहाँ से इक्विपमेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए या रेमेडीज करने के लिए या रिलीफ देने के लिए, डिजास्टर रिलीफ देने के लिए, या किसी डिजास्टर आने से पहले जो इवैक्यूएशन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो डिजास्टर प्रिवेंशन में आता है। तो ये सब करने के लिए अगर एक कमांड सेंटर बनाते हैं ना बेसिकली, तो उसे कमांड न्यूक्लियस कहते हैं। तो मैं इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दूंगी सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ रेगुलेशन थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट? सो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन मीन्स थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट? It means doctors are supposed to regulate their behavior through the code of conduct established by recognized associations. Doctors to follow certain etiquettes and ethics adopted by medical bodies, medical associations, or medical councils. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि डॉक्टर को एक पर्टिकुलर बिहेवियर में बिहेव करना होता है, व्हेन द डॉक्टर इज विद द पेशेंट या विद रिलेटिव्स। और ये जो बिहेवियर है ये कहाँ पे दिया जाता है? ये जो दिया जाता है बिहेवियर और रेगुलेट होता है ये थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट से होता है।
ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? रिकग्नाइज एसोसिएशंस लाइक मेडिकल बॉडीज, मेडिकल एसोसिएशंस या फिर काउंसिल्स, मेडिकल काउंसिल्स। तो डॉक्टर्स को सर्टेन एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं जो फॉलो करने रहते हैं, अडॉप्ट करने रहते हैं, और वो सारे रेगुलेट होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से। This brings us to our last question. Define hospital according to the Transplantation of Human Organs Act 1994. तो हॉस्पिटल का डेफिनेशन देना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज जी, हॉस्पिटल इंक्लूड्स अ नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल सेंटर, मेडिकल or teaching institution for therapeutic purposes or other like institutions. तो द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या दिया गया है? तो हॉस्पिटल सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल को नहीं कहा जाता है एज पर द डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स एनी नर्सिंग होम, छोटा नर्सिंग होम हो या फिर छोटा क्लिनिक हो, कोई मेडिकल सेंटर हो या कोई मेडिकल या टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हो फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस, उसे भी हॉस्पिटल कहते हैं, या एनी सच इंस्टीट्यूशन, उसे भी हॉस्पिटल कहा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो which is over now. And guys, I know that I have not been uploading videos very frequent for the past few days, but I'm sure that I'll be managing to upload few more videos, at least 2 or 3 more videos within the next couple of days. एंड प्लीज़ फॉलो, वी वांट टू फिनिश लॉ एंड मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। बहुत सारे पेपर सोल्यूशन है जो अपलोड करेंगे। उसके बाद में मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं लॉ एंड मेडिसिन के, तो आप वो भी फॉलो कीजिएगा। मैं उसका भी बहुत जल्द सीरीज चालू करूँगी ऑन माई चैनल। For now, thank you so much for listening. If you have any questions, please ask in the comment section. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ give a thumbs up, and if there is any feedback for me or any request for any particular subject or topic, please put that in the comment section. Thank you so much for your time, guys. Bye for now.